नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी यूट्यूब चैनल अपने विजय लक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं आने वाले समय में आपके सामने उपस्थित होने वाली हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो, जूनियर एडेड हो, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी और यूपीएसआई दरोगा में जो भी हिंदी से और लेखपाल में जो भी हिंदी संबंधित सिलेबस होंगे उनको हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसमें विस्तृत व्याख्या भी कराया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन भी कराया जाएगा और आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो इस क्रम में आज हम अपना पहला वीडियो और हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर आपको हम उसका परिचय आज आपका परिचय हम हिंदी भाषा और विकास की उत्पत्ति से कराना चाहेंगे। क्या हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे, कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ से हिंदी आई। इन सब चीज़ों का हम बड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ आपके डाउट को क्लियर करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मित्रों, आप लोग को पता है कि प्राचीन समय में हमारे देश में वैदिक संस्कृति का बोलबाला था। हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा सब कुछ वैदिक संस्कृत में ही होती थी और वैदिक संस्कृत के सुधार के फलस्वरूप दूसरी जो भाषा हमारे सामने प्रस्तुत होती है वह लौकिक संस्कृत के रूप में हमारे सामने आती है। तो पहली भाषा जो भारत की पहली मौलिक भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वह भाषा थी वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पहली भाषा हमारे भारत की ये थी। वैदिक संस्कृत का जो समय है, काल के हिसाब से, समय के हिसाब से उसका जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इतने समय तक हमारे समाज में, हमारे देश में वैदिक संस्कृति का बोलबाला रहा। जब वैदिक संस्कृत परिष्कृत होता गया और इसमें कुछ सुधार हो गया तो जो हमारी बोलचाल की भाषा हो गई वह हो गई हमारी लौकिक संस्कृत। कौन सी भाषा हो गई? लौकिक संस्कृत। और इस लौकिक संस्कृत का जो समय है वह हमको मिल जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक क्या हमको मिल जाता है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद जब यह भाषा भी सुधार हो गई, इसमें सुधार हो गया, तो फिर तीसरी भाषा हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, पाली भाषा। पाली भाषा। और पाली भाषा का समय हमको प्राप्त हो जाता है 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक हमको पाली भाषा मिल जाती है। और इसी पाली भाषा को हम चाहें तो प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं। इसी पाली भाषा को हम चाहें तो कौन सी भाषा कह सकते हैं? प्रथम प्राकृत भाषा कह सकते हैं। और पाली भाषा में भी जब सुधार हुआ तो यह जो भाषा हुआ, यह प्राकृत भाषा या शुद्ध प्राकृत
प्राकृत भाषा या शुद्ध प्राकृत हुआ, और इसका समय 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसका समय 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। और जब प्राकृत भाषा भी और ज़्यादा सरल होता गया, तो हमको जो मिल जाता है वो 5वें नंबर पे हमको मिल जाता है अपभ्रंश। कौन सी भाषा मिल गई हमको? अपभ्रंश भाषा मिल गई। और अपभ्रंश भाषा का समय क्या था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमको अपभ्रंश भाषा की प्राप्ति हो जाती है। अब इसी अपभ्रंश से हमको मेन देखना क्या है, हमारी भाषा शुरू हुई थी वैदिक संस्कृत से। समय इसका था 1500 से 1000 ईस्वी तक। और वैदिक संस्कृत में जो रचनाएं हमको मिलती है वह हमको मिल जाती हैं वेद मिल जाते हैं, और उपनिषद मिल जाते हैं। वेद और उपनिषद ये सब हमको वैदिक संस्कृति में जो है रचनाओं में ये प्राप्त हो जाते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद हम लौकिक संस्कृत की तरफ जब बढ़ते हैं तो लौकिक का जो मतलब होता है, लोगों में जो प्रचलित हो जाती है उसको लौकिक कहते हैं। और इस लौकिक संस्कृत का हमारे समाज के साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लौकिक संस्कृत के समाज के साहित्य पर क्या किया? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इस लौकिक साहित्य में हमारे बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसमें रामायण और महाभारत, ये हमारे लौकिक साहित्य के बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो लौकिक साहित्य में रचे गए। और इसको हाथों हाथ हमारे देश के की जनता ने उसको हाथों हाथ अपनाया। और लौकिक साहित्य के बाद हम बात करते हैं पाली भाषा की, जिसका समय हमको 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक प्राप्त हो जाता है। और इस पाली भाषा में जो रचनाएं हमको मिल जाती है, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी रचनाएं हमको प्राप्त हो जाती हैं वह सब हमको पाली भाषा में मिल जाती हैं। इतना चीज़ें याद कर ली। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बौद्धों की भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म, चूँकि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश भी पाली भाषा में दिया था, और बौद्धों की जो भाषा है वो पाली भाषा है। बौद्धों की जो भी रचनाएं आपको मिलती हैं वो पाली भाषा में मिल जाती है। पाली भाषा भी जब परिष्कृत रूप में सुधार हो गया तो यह प्राकृत भाषा का रूप धारण कर लिया। और प्राकृत भाषा जो था यह हमारे के यहाँ जैनियों की भाषा कहा जाता है। प्राकृत भाषा जो है हमारे के यहाँ जैनियों की भाषा किया जाता, अर्थात जैन धर्म जो है, जैन धर्म के लोग जो जिन भाषाओं का प्रयोग करते थे उसको हम प्राकृत भाषा कहते थे। और जब प्राकृत भाषा पूरी तरह से शुद्ध रूप में परिमार्जित होकर हमारे देश के सामने आता है, लोगों के सामने आता है, तब वह अपभ्रंश का रूप धारण कर लेता है। और इसका समय 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। यह जो है, इसमें बहुत सारे रचनाएं हमको मिलती हैं। हिंदी साहित्य की आरंभिक रूप में जो भी रचनाएं मिलती हैं वो हमको अपभ्रंश भाषा में रूप में मिलती हैं। और इसी अपभ्रंश के परवर्ती रूप को हिंदी कहा जाता है। इसी अपभ्रंश के परवर्ती रूप को हिंदी कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि अपभ्रंश के परवर्ती रूप को सर ने हिंदी कह दिया, लेकिन इन्होंने बीच में औहट का नाम नहीं लिया। औहट का नाम नहीं लिया।
इसलिए ने लिया कि 500 से 400 के बीच लगभग यहाँ पर 900 से 1000 ईस्वी के बीच 100 वर्षों तक अवहट्ट का बोलबाला रहा। 100 वर्षों तक इसमें अवहट्ट का बोलबाला रहा। और ये अवहट्ट जो था अपभ्रंश का ही परस्कृत रूप था। इस तरह जैसे अपभ्रंश के परवर्ती रूप को हम हिंदी कह रहे हैं, इसी तरह हिंदी के पूर्ववर्ती रूप को आप अवहट्ट भी कह सकते हैं। अवहट्ट के परवर्ती रूप को हम हिंदी कह रहे हैं, तो हिंदी के पूर्ववर्ती रूप को हम अवहट्ट कह सकते हैं। मित्रों, ये हमारी थी हिंदी भाषा की विकास कहाँ से प्रारंभ हुई। वैदिक संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा की हमारी हिंदी भाषा का विकास वैदिक संस्कृत से ही प्रारंभ हो गया था। वैदिक संस्कृत से वह लौकिक संस्कृत में आया, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा में आया, पाली भाषा से उसका परिवर्तन प्राकृत भाषा या शुद्ध प्राकृत जिसको हम कह सकते हैं उसमें आया, और उसके बाद अपभ्रंश से आया, और इसी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई, तो हम आगे चले उत्पत्ति की तरफ चलते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति हुई कैसे। विकास का क्रम ये था। क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देगा कि पाली भाषा का समय सीमा क्या है, तो 500 ईस्वी से 0 ईस्वी तक पाली भाषा का समय है, यह बौद्धों से संबंधित है। लौकिक संस्कृत का समय क्या है, 1000 से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय है। ये आपको 1500 से 1000, 1000 से 500, 500 से 0, 0 से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये यहाँ तक वैदिक संस्कृत से शुरू होकर अपभ्रंश तक यहाँ तक चला। अब इसी अपभ्रंश के परवर्ती रूप से हिंदी की उत्पत्ति होती है। अब हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और विवेचना करते हैं उसका कैसे। इसको मैं मिटाता हूँ और आगे चलते हैं। अभी आप लोग देखते जाइए, इसके बाद हम हिंदी की उत्पत्ति कैसे कराते हैं, एक एक शब्दों से कैसे मैं बताऊंगा। कैसे सिंधु से सिंध से सिंधु बना, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदी बना, हिंदी से हिंदी बना, और कैसे उसी हिंदू से हिंदी से इंडिक बना, इंडिक से इंडिया बना, और उसी से यूनान में जाके वह इंडिका बना। ये सब सारे बातों को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देखिए, भाषा के विकास के रूप में जो है अपभ्रंश के उर्वरती भाषा, हिंदी भाषा का जो विकास है, हमने आपसे बताया था कि हिंदी भाषा का विकास बताया था। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वह अपभ्रंश के परवर्ती रूप से हुआ। हिंदी भाषा का जो विकास था वह अपभ्रंश के परवर्ती रूप से हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे कि अपभ्रंश के परवर्ती रूप थे कितने। तो सबसे पहले अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप हमको मिल जाता है वह मिल जाता है मागधी। क्या मिल जाता है? अपभ्रंश का जो सबसे पहले परवर्ती रूप हमको मिल जाता है वह मागधी मिल जाता है। अगर हम मागधी अपभ्रंश की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से हमको पहली जो भाषा हमको प्राप्त होती है मागधी अपभ्रंश से, वह हमको मिल जाती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। दूसरी हमको मागधी अपभ्रंश से जो दूसरी भाषा हमको मिल जाती है वह मिल जाती है बांग्ला। तीसरी भाषा जो हमको प्राप्त हो जाती है वह हो जाती है असमिया। ठीक है, और इसी में हम उड़िया को भी ले लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें तो कोई बोली उत्पन्न हुई नहीं और इसका हिंदी में कोई योगदान भी नहीं है, हिंदी के अंतर्गत ये आते नहीं। अब ये जो बिहारी हिंदी थी मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश, इस मागधी अपभ्रंश से ये जो बिहारी हिंदी थी, इस बिहारी हिंदी में हमको 3 बोलियां मिल जाती हैं। पहली बोली जो हमको मिल जाती है वह मिल जाती है
मगही। दूसरी जो बोली हमको प्राप्त हो जाती है वह हमको प्राप्त हो जाती है मैथिली। और तीसरी बोली जो बिहारी हिंदी में हमको प्राप्त होती है वह होती है भोजपुरी। ये मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई, बांग्ला की उत्पत्ति हुई, असमिया की उत्पत्ति हुई, उड़िया की उत्पत्ति हुई। और बिहारी हिंदी से मगही बोली, भोजपुरी बोली और मैथिली बोली, ये 3 बोलियों की उत्पत्ति हमारे बिहारी हिंदी से हुई। अब अगर कहीं कहीं बिहारी हिंदी आपसे ना पूछे और आपसे ये पूछ दे कि मैथिल बोली का किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई, तब आप अगर बिहारी ना दिया हो तब हम मागधी अपभ्रंश लगाएंगे, मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसको मगही क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मगही है मगध क्षेत्र के आसपास की बोली है, मगध क्षेत्र के पास की बोली। मगध क्षेत्र के आसपास जो बोली बोली जाती है उसको मगही बोलते हैं। ये जो मैथिली है, मिथिला के आसपास जो बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मैथिली बोलते हैं। और भोजपुरी जो है यह बिहार, उत्तर प्रदेश, रुका